एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज यूनिट सेल कंटेंट निकालना सीखेंगे। किसी भी यूनिट सेल का यूनिट सेल कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट निकालने से पहले कुछ बेसिक टर्म हमको जानना होगा, जैसे स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो स्पेस लैटिस या यूनिट सेल क्या होता है, तो इसके बारे में हमको जानना होगा ये क्या है। तो स्पेस लैटिस A space lattice is an array pattern of points showing how molecules and molecule atoms or ions in a crystal are arranged and ordered repetitive fashion in three-dimensional space. This is an array of points showing how molecules or atoms or ion in a crystal are arranged in ordered repetitive fashion in three-dimensional space. तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस तरह एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज है रिपीटेटिव फैशन में, इसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of points in a space। इसका एक और नाम है क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल is the smallest portion of a crystal lattice which, when repeated in different direction, generates the entire lattice। तो यूनिट सेल एक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको रिपीट करके इंटायर लैटिस को बनाया जाता है, कि इंटायर लैटिस को जनरेट किया जाता है। किसी भी डायरेक्शन में इसको रिपीट करके इंटायर लैटिस को जनरेट किया जाता है। जैसे ये एक यूनिट सेल है, इसको रिपीट करके इसके ऊपर भी, तो डायग्राम में यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिपीट करके पूरा यूनिट सेल बनाया गया है। तो ये जो
ये पोर्शन जो है इसको रिपीट करके पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। ये क्या है? ये यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल है जिसको रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बनाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला 14 ब्रेवियस लैटिस है। ब्रेवियस लैटिस 7 क्रिस्टल सिस्टम। Point in a lattice point. ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे है। ये चैप्टर आपको पूरा इमेजिन करना होगा, तो हल्का सा ध्यान से देखिए। आपको हम टोटली समझा देंगे कि कैसे हम यूनिट सेल कंटेंट किसी का निकालते हैं, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन किसी का कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखने की बात है, तो ध्यान से फोकस कीजिए जी किस तरह बता रहे हैं। हल्का सा इमेजिन कीजिएगा, समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लेते हैं एक क्यूबिक सिस्टम लेते हैं। क्यूबिक सिस्टम क्यूबिक सिस्टम लेते हैं। तो ये क्या है? ये कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर। ये क्या है? एज है। ये क्या है? एज लेंथ या एज बोल सकते हैं, एज लेंथ या एज। फर्श को देखें तो ये क्या है? एक फेस है। क्या है ये फेस है। ये क्यूब का फेस है। तो टोटल कितना फेस होता है क्यूब में? 6 फेस होता है। कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। यहाँ पे जो है ये जो पोजीशन है इसको बोल रहे हैं फेस सेंटर। ये फेस का सेंटर को क्या बोल रहे हैं? फेस सेंटर। फेस सेंटर, ये फेस सेंटर है। और एक लाइन जो फेस, एक कॉर्नर से फेस सेंटर को क्रॉस होते हुए एक लाइन जो जाता है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये क्या है? फेस डायगोनल। इस जो यूनिट सेल है, एक क्यूब का जो बीच का पोजीशन है उसको बोल रहे हैं बॉडी सेंटर। इसको बोल रहे हैं बॉडी सेंटर। और कॉर्नर से बॉडी सेंटर को क्रॉस करते हुए जो लाइन जो पास कर रहा है इसको बोल रहे हैं बॉडी डायगोनल। तो ये एक क्यूब में कॉर्नर कितना होता है? कॉर्नर 8 कॉर्नर होता है। कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर। कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। एजेस कितना होता है? एजेस 12 एजेस होता है। 12 एजेस होता है। फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। कितना फेस होता है? 6 फेस। अगर बोला जाए कि बॉडी सेंटर कितना होता है तो बॉडी सेंटर एक बॉडी सेंटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ atoms in different position of cube। तो क्यूब का डिफरेंट पोजीशन में उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो पहला केस लेते हैं। पहला
एक क्यूब है और कोई आइटम बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे आइटम रखा हुआ है, तो इसका अगर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन देखें, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये अगर बॉडी सेंटर में अगर समझना है तो ऐसा समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक रूम कंसीडर करना होगा। ये रूम है, ये रूम का जो सेंटर पे अगर कोई आइटम रखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसी रूम में रहेगा, इसी यूनिट सेल में रहेगा, तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 होगा और 100%। इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100% होगा या 1 होगा। इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 होगा, 100% होगा। जो आइटम जो प्रेजेंट रहेगा वो 100% रहेगा, 100%। अगर एज सेंटर पे कोई आइटम लोकेटेड है, एज सेंटर पे आइटम लोकेटेड है तो उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो इसको समझने के लिए इस तरह समझते हैं, जो अगर ये रूम है तो आइटम जो है से एज सेंटर पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, एज सेंटर पे। तो ये एज सेंटर है, यहाँ पे कोई आइटम लोकेटेड है, तो एज सेंटर पे है तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4 या 25% होता है। इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एज सेंटर पे कोई आइटम रखा हुआ है तो ये 4 यूनिट सेल से 4 यूनिट सेल में ये शेयर होगा। एक इस यूनिट सेल में 1/4, इस यूनिट सेल में 1/4, इसके बगल वाला यूनिट सेल में 1/4, इसके पीछे ये जो यूनिट सेल है इसके पीछे अगर इसका हम यूनिट सेल बनाए तो एक 1/4 तो ये यूनिट सेल में, 4 तो ये रूम में, 1/4 ये रूम में, 1/4 इसके पीछे वाला रूम में और 1/4 इसके पीछे वाला रूम में। तो टोटल ये शेयर होगा 4 रूम से। तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये 1 रूम में इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4। आइटम सेंटर पे है तो उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4। अगर एट कॉर्नर, अगर आइटम जो है कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है तो समझते हैं कॉर्नर पे कैसे है। अगर कोई आइटम कॉर्नर पे है, यहाँ पे कोई आइटम है तो एक और अगर आइटम कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है, आइटम अगर कॉर्नर पे है, इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, जो 4 रूम है, क्या है 4 रूम है और 4 रूम है, ये 4 रूम बना हुआ है और यहाँ पे कॉर्नर पे आइटम्स है और सिमिलर टाइप्स ऑफ जो 4 रूम है, ऊपर भी 4 रूम है। तो अगर कॉर्नर पे रखे हैं आइटम्स तो इस रूम में भी इस 1/8 शेयर होगा, इस रूम में भी 1/8, इस रूम में भी 1/8, इस रूम में भी 1/8 और अपर फ्लोर में, इसके ऊपर फ्लोर में भी 4 रूम में 1/8 1/8। तो इसका जो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा, 1/8। फोर्थ,
फेस सेंटर पे एटम है, फेस सेंटर पे एटम है, फेस सेंटर पे एटम है, ये फेस सेंटर पे एटम है। तो ये 2 यूनिट सेल या 2 रूम से ये शेयर्ड होगा। अगर इसको समझें, ये जो दीवार है इसके जो सेंटर में कोई अगर एटम है तो ये इस यूनिट सेल या इस रूम से या फिर इसके बगल वाले रूम से ये 2 यूनिट सेल से शेयर है। तो इस रूम में इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 या 50%। 50% कंट्रीब्यूशन होगा तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/2। अगर कॉर्नर पे होगा तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर पे होगा, फेस सेंटर पे होगा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर पे होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2। अगर एज सेंटर पे होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4। और अगर बॉडी सेंटर पे होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 1। तो यूनिट सेल कंटेंट, यूनिट सेल कंटेंट, यूनिट सेल कंटेंट, यूनिट सेल कंटेंट का मतलब किसी यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना एटम प्रेजेंट है, ये होता है यूनिट सेल कंटेंट। तो न टोटल नंबर्स ऑफ एटम, टोटल नंबर्स ऑफ atoms present contained in यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कितना टोटल एटम प्रेजेंट है किसी यूनिट सेल में, वो क्या होता है, यूनिट सेल कंटेंट। यूनिट सेल कंटेंट क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये क्या होता है, यूनिट सेल कंटेंट। सिंपल क्यूबिक सेल का निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल का निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल का। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है तो Z इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इसका Z का वैल्यू कितना आएगा, 1। Z का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो सिंपल क्यूबिक का Z का वैल्यू कितना आता है, 1। सिंपल क्यूबिक में Z का वैल्यू कितना आता है, 1। मतलब इफेक्टिवली क्यूबिक में कितना एटम प्रेजेंट होता है, तो इफेक्टिवली सिंपल क्यूबिक में 1 एटम प्रेजेंट होता है। एफसीसी में निकालते हैं, तो एफसीसी में जो एटम प्रेजेंट होता है, एफसीसी में जो एटम प्रेजेंट होता है वो तो कॉर्नर में होता है, कॉर्नर में, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर में। तो जेड निकालते हैं, तो 8 कॉर्नर और उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 कॉर्नर और इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/2, क्योंकि फेस सेंटर का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो इसका जो जेड का वैल्यू हो जाएगा 1 + 3
तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो एफसीसी में इफेक्टिवली 4 एटम्स एक यूनिट सेल में होता है। एफसीसी में इफेक्टिवली 4 एटम 1 यूनिट सेल में होता है। बीसीसी में देखते हैं, तो बीसीसी में जो एटम होता है बीसीसी में कॉर्नर पे एटम होता है और बॉडी सेंटर में और कॉर्नर पे एटम होता है। तो बॉडी सेंटर एक बॉडी सेंटर होता है और कॉर्नर 8। तो इसका अगर इफेक्टिव जेड निकालें तो जेड इसका क्या होगा, जेड 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। तो इसका जेड का वैल्यू क्या होगा 2। तो बीसीसी में इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 2 एटम एक यूनिट सेल में होता है। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, इसको हम सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी। तो याद करने का ये है, जो सिंपल क्यूबिक, सिंपल मतलब सिंपल को हम सिंगल से भी समझ सकते हैं। तो इसका जेड का वैल्यू कितना होगा 1। बीसीसी है तो 2 को बाई भी कभी बोलते हैं, तो इसको हम ये समझ सकते हैं B4 बाई। तो बाई इसका जेड का वैल्यू कितना 2। और अगर ये एफ है तो इसका कितना होगा 4, क्योंकि एफ में कितना यूनिट सेल कंटेंट, एफसीसी में यूनिट सेल कंटेंट कितना होता है 4। तो एफ से हम 4 समझ सकते हैं, बी से हम बाई समझ सकते हैं और एस से हम सिंगल समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें।